जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आल कंटेंट पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार आप लोग बताएंगे साथियों कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। सारे साथियों का दिल से स्वागत है। जैसा कि साथियों आप लोग को पता है, यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड 2025-26 के लिए हम जीके जीएस सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। जिसमें आज हम प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का अभी हम 4 सेट सॉल्व कर चुके हैं, आज पाँचवा है। जिससे हमें ये अंदाज़ा मिल चुका है कि पेपर कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसके पहले हम आपको कल इसका स्ट्रेटजी भी बता दी है, कैसे कैसे हम इसको पढ़ेंगे, और उसके बाद कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी हमने बता दिया है। और उसी के जो जो टॉपिक हमने बताया है उसको अब थ्योरी करने की कोशिश करेंगे, पूरा करवाएंगे थ्योरी। पहले ये हमारा आज पाँचवा नंबर है, लगभग 6 पेपर और हैं। 6 पेपर अगर सब जब पूरा हो जाएंगे तब हम वहाँ से थ्योरी करना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसे आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। आप लोग इसमें देखिए, क्वेश्चन लगभग 30 क्वेश्चन है जो हमने इसमें करंट को नहीं लिया है। बाकी जो क्वेश्चन है स्टैटिक जीके हुआ, और जीके जीएस का हिस्ट्री ज्योग्राफी, और बाकी जो हम टॉपिक आपको बताए थे, जैसे विमुद्रीकरण हुआ, जीएसटी हुआ, उसके बाद कृषि हुआ, इस पूरे टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो आप लोग इसको क्वेश्चन इसलिए ध्यान से देखिएगा और करने का कोशिश करिएगा कि आज का जो पेपर है आप लोग कितना इसमें अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर 30-32 कर पा रहे हैं तो आपका स्कोर अच्छा है। अगर आप 20-25 कर रहे हैं तो आपको ये अभी ध्यान देने की ज़रूरत है, इस टॉपिक को पढ़ना है। तो चलिए आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। बताइए, पहला क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी यानी क्या करता है। ये जो वित्तीय स्थिरता बोर्ड है इसमें क्या, इसका कार्य क्या है। ऑप्शन ए, यह विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन बी, यह पूरे विश्व के केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी, यह वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। और ऑप्शन डी है, यह अपने सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडारण का प्रबंधन करता है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से, ऑप्शन डी देख लीजिए और उसके बाद ए बी सी में देख लीजिए और बताइए कौन सा इसमें सही है। तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी एफएसबी का क्या काम है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। यह क्या करता है, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, यानी वित्तीय स्थिरता के बारे में हम जान लेते हैं ये होता क्या है। देखिए, जो वित्तीय स्थिरता होता है ये क्या होता है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी एफएसबी जो है वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरणों और अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकायों के कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय करने तथा प्रभावी विनियामक पर्यवेक्षी और अन्य वित्तीय क्षेत्र नीतियों के कार्यान्वयन को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए की गई थी। जो एफएसबी यानी 24 देशों और क्षेत्र अधिकारों में वित्तीय स्थिरता के लिए जिम्मेदारी राष्ट्रीय प्राधिकरणों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में क्षेत्र विशिष्ट विनियामकों और पर्यवेक्षकों के अंतर्राष्ट्रीय समूहों का केंद्रीय बैंक विशेषज्ञ समितियों में एक साथ लाता है। ये इसका काम ये है। और देखिए, एफएसबी के अधिदेश में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में कमजोरियों की पहचान करना और उनका समाधान करना तथा वित्तीय स्थिरता के हित में मजबूत नियामक पर्यवेक्षी और अन्य नीतियों का विकास और कार्यान्वयन करना, इसका ये काम है। ठीक, देखिए, जो एफएसबी की स्थापना है कब हुई थी, अप्रैल 2009 में एफएसबी की स्थापना हुई थी, जो वित्तीय स्थिरता फोरम यानी एफएसएफ के उत्तराधिकारी के रूप में भी की गई थी। जिसे एफएसबी का कार्य जो है वेसल स्विट्जरलैंड में स्थित सचिवालय द्वारा समर्थित है। इसका संचालन जो है अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक यानी एफआईएस द्वारा किया जाता है। एफएसबी के सदस्यों में सभी G20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, एफएसएफ सदस्य द्वारा यूरोपीय आयोग शामिल है। एफएसएफ नियमित रूप से G20 वित्तीय मंत्रियों के केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा G20 राष्ट्र अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों की रिपोर्ट करता है। एफएसबी के प्रमुख कार्य क्षेत्रों में वित्तीय प्रणाली में प्रणालीगत जोखिम का समाधान करना, वित्तीय संस्थाओं का लचीलापन बढ़ाना और वित्तीय बाजारों को कार्यप्रणाली में सुधार करना शामिल है। देखिए साथी, इसको हमारे ये करने से मतलब है कि जो प्रीवियस ईयर है इसी टॉपिक से आगे पीछे क्वेश्चन रहेगा, एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, क्योंकि इसलिए हमें जिस टॉपिक से पूछ रहा है इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी ये हिस्ट्री से राष्ट्रीय आंदोलन से। तो बताइए, ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी है 1885, ऑप्शन डी है 1947। तो बताइए राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो राष्ट्रीय कांग्रेस हमारा स्थापना हुआ था यानी 1885 में, तो यानी हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 1885। अभी इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ, अब जो मुंबई अब नाम हो गया। 28 से 31 दिसंबर 1885 तक आयोजित की गई थी। जो पहला हमारा ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, कहाँ, बम्बई में हुआ था। जिसे सत्र का अध्यक्षता जो कौन किए थे, भूमेश चंद्र बनर्जी। ये पूछता है कि यानी जब पहले हुआ था राष्ट्रीय
कांग्रेस की पहला अधिवेशन, तो उसमें अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा स्वशासन और बाद में ब्रिटिश शासन को पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत भी की। ठीक, उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक ए.ओ. ह्यूम ने दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा के साथ मिलकर की थी। यानी दादा ए.ओ. ह्यूम ने किसके साथ? देखिए दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा के साथ मिलकर की थी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने की थी, तो उसमें ए.ओ. ह्यूम ऐसे ऑप्शन दे के बोलता है। देखिए इसका प्राथमिक उद्देश्य शिक्षित भारतीयों के बीच नागरिक और राजनीतिक संवाद के लिए एक मंच तैयार करना है। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस शिकायतों को आवाज़ देने वाले एक मंच के विकसित होकर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाली एक प्रमुख शक्ति बन गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जनता को संगठित करने और विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ वार्ता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए साथियों, इसमें जब अब राष्ट्रीय कांग्रेस हमारा 1885 में स्थापना हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है उस समय जो है गवर्नर कौन थे, तो आपको इस कमेंट के माध्यम से बताना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यानी इसका कहने का मतलब है जो मानवाधिकार आयोग था वो मानवाधिकार परिषद हो गया है। तो किस सन में ये चेंज हुआ है उसको आप बताना। ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी है 1998। तो आप लोग बताइए कौन सा इसमें है। यानी मानवाधिकार आयोग से हमारा जो मानवाधिकार परिषद बन गया है, अब ये कब बना है? 2006 में बना है। ये प्रीवियस अभी इसके पहले जो हम पेपर सॉल्व किए थे उसमें भी आया था ऐसा क्वेश्चन, लेकिन वो दूसरे हिसाब से था कि मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार परिषद कब, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, कब बना था ये। देखिए वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्तापित कर दिया। यानी मानवाधिकार से मानवाधिकार परिषद को में जिसे उसका नाम चेंज कर दिया गया। देखिए मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतर सरकारी निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों का संवर्धन और संरक्षण को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है। यह मानवाधिकार उल्लंघन की स्थितियों में पर विचार करता है तथा उन पर सिफारिशें करता है। परिषद का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 मार्च 2006 को प्रस्ताव मतलब इतना द्वारा किया गया था, जिसने पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। इसका पहला सत्र 19 से 30 जून 2006 तक चला था। देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में बनी है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना गया है। परिषद का सदस्यता देख लीजिए, ये सब आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसमें पूछता है कि मतलब इसके अध्यक्ष होते हैं। ये सब क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बताइए। विदेश मंत्रालय का महानिदेशक, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को। ऑप्शन डी है विदेश मंत्रालय। तो ये बताइए किस में आता है विदेश व्यापार महानिदेशालय? ये यानी हमारे आता है किसमें? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखिए इकोनॉमिक्स भी क्वेश्चन इस बार पूछा था, ये प्रीवियस ईयर पूरा है। देखिए जो विदेश व्यापार महानिदेशालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। देखिए DGFT भारत के विदेश व्यापार नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह भारत के निर्यात और अन्य देशों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। DGFT भारत में आयात और निर्यात के लिए आवश्यक लाइसेंस और परमिट भी जारी करता है। देखिए चलिए अब बताइए पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग ये आप लोग इसमें मिसप्रिंट है, भाग बी है भाग 2, भाग 3 और डी है भाग 5। इसको आप कर लीजिए भाग 4। तो बताइए आप किस में है ये भाग 4 आप कर लीजिए। ऑप्शन में पहला वाला जो है भाग 4। तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो किस में है आपको बताइए। ये भाग आप कर लीजिए, ये 4 कर लीजिए। बताइए भारतीय संविधान कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो बताइए इसमें कौन सा है, यानी हमारा कौन सा भाग 4 ही है जिसमें राज्य का नीति निर्देशक तत्व दिया गया, यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम इसमें के बारे में कुछ देखिए। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ये सिद्धांत सरकार द्वारा कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश है। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र
सुनिश्चित करना है मौलिक अधिकारों को विपरीत निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायसंगत है, अर्थात इन्हें किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये ध्यान दीजिए, इसे कोई मतलब न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हम अच्छे से पढ़े भी हैं। देखिए, सिद्धांतों का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियाँ बनाना है जिसमें नागरिक को अच्छा जीवन जिया जा सके। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरिश संविधान से प्रेरित है, यानी आयरलैंड से। इन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया था ताकि सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति बनाने के लिए एक ढांचा प्रदान किया जा सके जिसके तहत नागरिक एक अच्छा जीवन जी सके। इन्हें संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक सूचीबद्ध यानी रखा गया है। यद्यपि इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, जिससे इन्हें न्यायालय द्वारा कोई, जैसे कि नहीं कि अगर नहीं कर रहे हैं तो आप न्यायालय द्वारा प्रेशर देके उसको जबरदस्ती लागू करवाएंगे, ऐसा इसमें नहीं है। वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि लागू करती है कि नहीं करती है। देखिए, यह समय इन सिद्धांतों पर लागू करना राज्य का कर्तव्य है। कुछ प्रमुख नीति निर्देशक सिद्धांतों में आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन तथा निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के लिए अवसरों से वंचित न किया जाए। चलिए अगला, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? यानी यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है। तो नोएडा जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर की मथुरा? तो नोएडा हमारा कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में है, यानी ये ऑप्शन सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। देखिए, नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित एक नियोजित शहर है। ये भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है। इस शहर का निर्माण उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत किया गया था। नोएडा का अर्थ न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, यानी ये नोएडा का जो फुल फॉर्म है यही होता है, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अब देख लीजिए जैसे उसके गौतम बुद्ध नगर के बारे में। गौतम बुद्ध नगर का गठन 1997 में हुआ। इसका नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया। यह जिला अपने आधुनिक बुनियादी ढांचे और तीव्र शहरी विकास के लिए जाना जाता है। यह बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है और उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में इसका प्रमुख योगदान है। जिला मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में है। आप लोग को कमेंट के माध्यम से बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला साक्षर के मामले में प्रथम स्थान है उसका। देखिए, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? अब आगे हमारा इंपॉर्टेंट डे से यानी दिवस से पूछा क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 3 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 9 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 15 अक्टूबर। तो बताइए विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस मनाया जाता है हमारा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। देख लीजिए, विश्व डाक दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह तिथि 1874 में बर्न स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू के स्थापना के उपलक्ष्य में चुनी गई थी। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों को रोजमर्रा के जीवन में डाक क्षेत्र भूमिका तथा देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास इसके योगदान के बारे में जागरूक उत्पन्न करना है। उसके बाद देखिए, कई देश का इस आयोजन का उपयोग नए डाक उत्पादों और सेवाओं को पेश करने या बढ़ावा देने के लिए करते हैं। विश्व डाक दिवस 1969 में टोक्यो जापान में आयोजित यूपीयू कांग्रेस में अपनी स्थापना के बाद प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यानी 1969 में टोक्यो जापान में आयोजन होने के बाद ये तब से मनाया जाता है। और इसमें कितने वर्तमान में यूपीयू में कितने सदस्य हैं? 192 सदस्य, आप ध्यान दीजिए। और बाकी सब देखिए, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया, तो क्रोएशिया का इसमें पूछ लिया है राजधानी। एक हमारा राज्य मतलब स्टेट, उसका कंट्री और उसका कैपिटल, फिर उसका करेंसी क्या है, यानी उसका राजधानी और मुद्रा दोनों पूछता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, बताइए क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी, जाग्रेब है, एम्स्टर्डम है कि डुब्रोवानिक है? तो यानी क्रोएशिया की राजधानी जो है जाग्रेब है, जाग्रेब। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? जो एनएचआरसी है इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल ह्यूमनिटी राइट कमीशन इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया, नेचुरल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया। उसके बाद है डी ऑप्शन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो आप लोग इसमें बताना है, बताइए एनएचआरसी का क्या है? यानी इसका है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो हमारा यही हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार है वही है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसके बारे में देखिए इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। ये मानवाधिकार से इसमें 2 क्वेश्चन हो गया। देखिए उत्तर प्रदेश में नेशनल ह्यूमन, सही उत्तर है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया, यानी एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत का। एनएचआरसी
की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। इससे एक होता है अंतर्राष्ट्रीय और एक राष्ट्रीय। राष्ट्रीय यानी अपने भारत वाला जो है 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना भूमिका मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना है, जिन्हें संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय बचाव में सन्निहित व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी इन्हें किससे द्वारा नियुक्त किया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। एनएचआरसी को मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने का अधिकार है। यानी अगर कोई मानवाधिकार मतलब कुछ अगर कोई कुछ उल्लंघन हो रहा है मानवाधिकार से संबंधित, तो वहाँ पर इसको क्या है, जांच करने का अधिकार है, चाहे वह स्वप्रेरणा से हो या पीड़ित से उनकी ओर से किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं पर। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना का भी प्रावधान है। एनएचआरसी मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित अदालती कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है। यह मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का संचालन और संवर्धन भी करता है तथा इस क्षेत्र में कार्यरत और गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं में प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। आयोग मानवाधिकार पर उन अंतर्राष्ट्रीय संधियों का दस्तावेजों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों को सिफारिश कर सकता है, जिनमें भारत एक पक्ष है। एनएचआरसी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार साक्षरता फैलाने और इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी ये है पूरा एनएचआरसी पूरा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। पल्लव राजवंश की राजधानी क्या है, बताइए। पल्लव राजवंश की राजधानी क्या है, देखिए ऑप्शन पढ़िए और बताइए। इसमें यानी ऑप्शन हो जाएगा कांचीपुरम। कांचीपुरम जो है पल्लव राजवंश की राजधानी है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यानी त्वरित सुपोषण है। तो आपको बताइए, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण है कि ऑप्शन डी है जल प्रदूषण। तो इसमें बताइए आपको क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यानी त्वरित सुपोषण है। तो यानी जो जल प्रदूषण होता है वही हमारा त्वरित प्रदूषण होता है। देखिए इसके बारे में कुछ आप जान लीजिए। देखिए जल प्रदूषण एक प्रकार का प्रदूषण है जो सांस्कृतिक संवर्धन यानी त्वरित सुपोषण को उत्पन्न करता है। सांस्कृतिक सुपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जल निकायों को कृषि और औद्योगिक उत्सर्जन जैसी मानवीय क्रियाकलापों के कारण नाइट्रेट और फास्फोरस जैसे अतिरिक्त पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पोषक तत्वों की अधिकता के कारण शैवाल और जलीय पौधों की तीव्र वृद्धि होती है, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तथा जलीय जीवन में नुकसान पहुँचता है। देखिए यह एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है जो झीलों, नदियों और तटीय जल को प्रभावित करता है, जिससे जल की गुणवत्ता में गिरावट आती है और ये जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। इतना है, ठीक है। चलिए, पुस्तक ए लाइफ मिसस्पेंट यानी जो पुस्तक ए लाइफ मिसस्पेंट किसकी द्वारा लिखी गई है। ये लाइफ मिसस्पेंट यानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपको बताइए, जवाहरलाल नेहरू, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, ये ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यानी ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। हमारे लिए बुक और उसके राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक हर एक शिप में पूछता है। देखिए ये लाइफ ऑफ मिसस्पेंट पुस्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक प्रख्यात हिंदी कवि, उपन्यासकार और निबंधकार हैं। उपन्यास और निबंधकार है। देखिए उन्हें हिंदी साहित्य और छायावाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। इनकी रचनाएं जो अपनी गीतात्मक गुणवत्ता और गहरी दार्शनिक अंतर्दृष्टि के लिए जानी जाती है। ए लाइफ मिसस्पेंट उनकी विशिष्ट साहित्यिक शैली और मानवीय भावनाओं के सामाजिक मुद्दों पर गहन और समझ को दर्शाती है। देखिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ उनकी भी देखिए। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पहले और बाद में भारतीय राजनीति में एक केंद्रीय व्यक्ति थे। महादेवी वर्मा एक प्रभावशाली हिंदी कवि, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद भी छायावाद आंदोलन के 4 प्रमुख कवियों में से एक हैं। यानी छायावाद में 4 लोग आते हैं ना, तो उन्हें आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना है कि छायावाद में वो 4 लोग कौन आते हैं। मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध हिंदी कवि है, नाटककार थे, जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के अग्रदूतों में एक माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं हिंदी साहित्य विशेषज्ञ पद और गद्य में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। इन साहित्यिक हस्तियों के योगदान को समझने के भारत के समृद्ध साहित्यिक विरासत की गहरी समझ मिलती है। यानी इनको आप अध्ययन करने के बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, चिकन करी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है, इसकी उत्पत्ति कहाँ, यानी जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस जिले से, किस शहर से हुई है। तो चिकन करी जो है बताइए, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी की ऑप्शन डी है नोएडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार यूपी SSSC, यूपी टेट और यहाँ पर यूपीपी में आई है ये, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ। तो बताइए कहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चिकन करी जो है कहाँ, लखनऊ के लिए, ठीक, लखनऊ से है। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर अपने। लखनऊ अपने पारंपरिक इकाई कढ़ाई जैसे
इसी के बारे में। चिकन करी के लिए प्रसिद्ध है। चिकन करी एक प्राचीन कला का जिसमें मलमल, रेशम, शिफॉन और अन्य कपड़ों जैसे नाजुक और जटिल हाथ की कढ़ाई की शामिल है। यानी एक चिकन करी जो है एक कढ़ाई के रूप में की जाती है कपड़ों पे। देखिए, भारत में व्यवसायों और सेवाओं के लिए जीएसटी पंजीकरण की प्रारंभिक सीमा क्या है? यानी भारत में व्यवसाय और सेवाओं के लिए जीएसटी का पंजीकरण की प्रारंभिक सीमा क्या है? ऑप्शन ए 20 लाख रुपए, ऑप्शन बी 5 लाख रुपए, ऑप्शन सी 10 लाख रुपए, ऑप्शन डी है 50 लाख रुपए। तो आप लोग बताइए जीएसटी का कितना है पंजीकरण की प्रारंभिक सीमा? यानी ऑप्शन ए उसका हो जाएगा 20 लाख रुपए। जीएसटी से देखिए क्वेश्चन आ गया। जीएसटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, भारत में व्यवसायों के लिए जीएसटी पंजीकरण प्रारंभिक सीमा 20 लाख है। यह प्रारंभिक सीमा भारत के अधिकांश राज्यों में सेवा प्रदाताओं के लिए लागू है। यह कारोबार से अधिक कारोबार करने वाले व्यवसायों को जीएसटी के लिए पंजीकरण कराना होगा और इसके नियमों को पालन करना ही होगा। ठीक, विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए यह सीमा कम है, आमतौर पर लगभग 10 लाख रुपये है, लेकिन वैसे जो है 20 लाख है। अब जीएसटी के बारे में हम देख लेते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी जो है, गुड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। ये सभी क्वेश्चन पूछता है कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ है। ठीक, जीएसटी एक व्यापक बहुचरणीय गंतव्य आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्य संवर्धन पर लगाया जाता है, जिसमें सेवा कर, वैट, उत्पाद, यानी इसके पहले क्या चलता था? वैल्यू एडेड टैक्स चलता था, उसी के स्थान पर आया जैसे वैट जो उत्पाद शुल्क आज जैसे विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को शामिल कर लिया गया है। अब सब कुछ हटा के पहले अलग अलग लगता था कर, अब जो है अब एक ही लगता है, उसी वही हमारा जीएसटी। जीएसटी का उद्देश्य एकल एकीकृत बाजार बनाना और करों को व्यापक प्रभाव को समाप्त करना है। जीएसटी के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों करदाताओं के लिए अलग अलग सीमाएँ हैं, यानी जैसा कैटेगरी रहेगा वैसा जीएसटी देना पड़ेगा। देखिए, भारत का कौन सा राज्य अपनी अद्वितीय वर्ली चित्रकला यानी वर्ली पेंटिंग के लिए कौन सा जाना जाता है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो बताइए वर्ली पेंटिंग या वर्ली चित्रकला जो है कहाँ? ये महाराष्ट्र में है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? जो परमाणु ऊर्जा होता है उसके उत्पादन के लिए कौन सा तत्व? सिलिकॉन आवश्यक है, कार्बन की, यूरेनियम की, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो बताइए जो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन के लिए क्या जरूरी है, यानी किसकी आवश्यकता पड़ती है? यूरेनियम की, ऑप्शन सी हो जाएगा यूरेनियम। अब देखिए, यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण तत्व जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में परमाणु विखंडन के माध्यम से बिजली उत्पादन करने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का एक समस्थानिक यूरेनियम 235 नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रियाओं को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण। यूरेनियम परमाणुओं में नाभिक विखंडन की प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा निकलती है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी बिजली बनाने में इसका यूरेनियम का उपयोग किया जाता है उत्पादन के लिए। देखिए, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये स्टैटिक जीके से भारत का पहला हवाई अड्डा जो था कहाँ स्थित था? मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता की मुंबई? बम्बई है यानी अब मुंबई हो गया। बताइए कौन सा है इसमें भारत का पहला हवाई अड्डा? इसमें यानी हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन डी बम्बई, यानी अब मुंबई इसका नाम हो गया है। देखिए, बम्बई जो है या मुंबई वह स्थान है जहाँ भारत का पहला हवाई अड्डा स्थित है। जुहू एयरोड्रम के नाम से जाना जाने वाला यह हवाई अड्डा 1928 में स्थापित किया गया था। यह टाटा एयरलाइंस जो बाद में एयर इंडिया बन गई, ये संचालन के लिए आधार के रूप में कार्य करती थी। जुहू हवाई अड्डा आज भी चालू है और इसका उपयोग मुख्य रूप से सामान्य विमानन और हेलीकॉप्टर परिचालन के लिए किया जाता है। भारत में विमानन इतिहास के प्रारंभिक बिंदु के रूप में इसका ऐतिहासिक महत्व है। चलिए आइए अगला, 1986 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? एक तो विमुद्रीकरण हुआ है 2016 में, यानी विमुद्रीकरण मतलब जो नोटबंदी किया जाता है वही विमुद्रीकरण होता है। तो अब बताइए ये 1946 में पूछ रहा है, उस समय गवर्नर कौन थे? तो जो अभी 2016 में हुआ था तो उसमें तो उस समय उर्जित पटेल थे। तो 1946 में कौन है आप लोग बताइए इसमें? देखिए, उर्जित पटेल, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, डी सुब्बाराव, ऑप्शन डी है शक्तिकांत दास। तो इसका हमारे हो जाएंगे ऑप्शन बी चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। विमुद्रीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। विमुद्रीकरण देखिए, विमुद्रीकरण यानी चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, जिन्होंने 11 अगस्त 1943 को 30 जून 1949 तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया। 1946 के विमुद्रीकरण का उद्देश्य काले धन और जाली मुद्रा पर अंकुश लगाना था। उनके कार्यकाल दौरान आरबीआई ने भारत में मौद्रिक नीति की प्रबंधन और मुद्रा जारी करने के लिए विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ इसमें देखिए,
फैक्ट है, देखिए चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं। यानी चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। उसके बाद भारत में उन्होंने 1950 से 1956 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। देशमुख को भारतीय अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए 1975 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। 1946 में विमुद्रीकरण तहत 1000 और 10,000 रुपये के नोटों का प्रचलन से वापस ले लिया गया था। यानी 10,000 रुपये तब चलता था। यह स्वतंत्र भारत में पहली बड़ी विमुद्रीकरण प्रक्रिया थी, जिसके बाद 1978 में एक विमुद्रीकरण किया गया था तथा सबसे हालिया विमुद्रीकरण जो है 2016 में किया गया। यानी अभी जो इसके पहले किया गया था 2016 में, ये देख लीजिए 1946 और 1978 और 2016 3 बार विमुद्रीकरण अभी तक हुआ है। देखिए महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? जो महासागरीय अम्लीकरण के प्राथमिक कारण है इसमें क्या है, आप लोग ऑप्शन देख के बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सब आप लोग इससे बताइए। देखिए इसका हो जाएगा समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, यही होता है हमारा महासागरीय अम्लीकरण प्राथमिक कारण। चलिए हम देख लेते हैं अगला। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या है। गोदावरी, महानदी, नर्मदा की ऑप्शन डी है कृष्णा। तो प्रायद्वीपीय जो है, प्रायद्वीपीय यानी नीचे वाला भाग जो है प्रायद्वीपीय मतलब बताइए गोदावरी है कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी। दक्षिण भारत की ये गंगा के नाम से भी जानी जाती है। चलिए देखिए अब गोदावरी के बारे में हम जान लेते हैं क्या है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे अक्सर दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह नदी दक्कन के पठार से पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो इसे गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कहते हैं। गोदावरी नदी द्रोणी मतलब नदी तंत्र जो है भारत में सबसे बड़े द्रोणियों में से एक है और इसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्य शामिल है। यह नदी वनस्पति और जीव जंतुओं को समृद्ध विविधताओं के लिए पोषित करती है तथा इस क्षेत्र की कृषि और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नासिक, नांदेड़, राजमुंदरी और राजमुंदरी के सहित कई प्रमुख शहर गोदावरी के तट पर स्थित हैं। देख लीजिए यहाँ से पूछ लेता है कि गोदावरी के नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। यह नदी सांस्कृतिक और धार्मिक पुष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस तथा इसके किनारे अनेक मंदिर और तीर्थ स्थल भी हैं। गोदावरी नदी का उपयोग विभिन्न सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए किया जाता है, जिसके क्षेत्र में लाखों लोग को लाभ होता है। चलिए अगला बताइए। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? ऑप्शन ए मार्च 2004, ऑप्शन बी जुलाई 2000, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी है 2004। तो जो हमारा पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की है यह जुलाई 2000 में की गई है। देख लीजिए कृषि से एक क्वेश्चन है। भारत में पहली राष्ट्रीय कृषि नीति जो है जुलाई 2000 में घोषित की गई थी। इस नीति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4% से अधिक वृद्धि दर हासिल करना है। इसमें सतत कृषि, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, प्रौद्योगिकी का सृजन एवं हस्तांतरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नीति में निजी के क्षेत्र की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया गया है तथा इसका उद्देश्य पूंजी निर्माण और किसानों को आय बढ़ाने के लिए अनुकूल आर्थिक वातावरण बनाना था। देखिए ये पूरा हमारा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच खींची गई है? यानी अंतर्राष्ट्रीय रेखा से भी क्वेश्चन पूछता है। तो बताइए इसमें कौन खींचे थे? जर्मनी के बीच खींची कौन सी रेखा है? यानी ये हो जाएगा इसका सिगफ्राइड रेखा। इन्हीं ने खींचा था, इसलिए इनका नाम क्या बना है? सिगफ्राइड रेखा जर्मनी द्वारा अपनी पश्चिमी सीमा पर निर्मित रक्षात्मक कलिबंदी की एक रेखा है जो फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा का काम करती है। इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था और यह फ्रांसीसी मैजिनाट रेखा के प्रतिरूप में है। यह रेखा 630 किलोमीटर यानी 390 मील की अधिक लंबी थी। इसके बंकर, टैंक ट्रैप और अन्य किलेबंदी शामिल थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विशेषकर वल्ज की लड़ाई के दौरान सिगफ्राइड रेखा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन है? सिगफ्राइड रेखा। देखिए वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? जो 1985 कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? बच्चे, दृष्टिहीन, युवा, ये ऑप्शन डी है महिला। तो यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन सी युवा। 1985 में कौन सा राष्ट्र घोषित किया गया था? युवा। देखिए वर्ष 1985 के अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने समाज के सभी पहलुओं के युवाओं को भागीदार के लिए महत्व को मान्यता देने के लिए इस वर्ष को नामित किया। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष का विषय भागीदारी, विकास और शांति था, जिसमें वैश्विक स्तर पर इन मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को भूमिका पर बल दिया गया। इस पहल का उद्देश्य सरकार, संगठनों और समुदायों के युवाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने तथा विकास प्रक्रियाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है। युवाओं के योगदान का जश्न मनाने तथा उनके सामने आने वाली चुनौतियों, जिसमें से शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समावेशन शामिल है का
समाधान करने के लिए विश्व भर में विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। चलिए, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश कि भूटान? तो किसको नाम से जाना जाता है? ये किसको बताइए, किस देश को? यानी थंडर ड्रैगन की भूमि किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, भूटान। चलिए, आप लोग बताइए, आकाश के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश प्रकीर्णन। ऑप्शन बी है जलवाष्प उपस्थिति। ऑप्शन सी है वायु के कारण नीले प्रकाश का अवशोषण। और डी है श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आकाश में जो नीलेपन का मुख्य कारण है वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश प्रकीर्णन के द्वारा ही होता है, यानी ऑप्शन ए उसका हो जाएगा। चलिए, अगला बताइए। इसमें आपको बताना है कि विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। यानी इसमें आपको भरना है स्पैमिंग, साइबर स्काटिंग, स्नीकिंग की स्पीयर फिशिंग। तो ये जो होता है विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए काम करता है, उसे कहते हैं हम स्पीयर फिशिंग। ये देखिए, साइबर अपराध यानी साइबर अपराध से ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पीयर फिशिंग। चलिए, अगला क्वेश्चन। अब इसमें भी आपको बताना है, ये भी साइबर अपराधी से। देखिए, आपको डॉट डॉट में इसमें भरना है कि द्वेषपूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए क्या किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इमेज फिशिंग, वीपीएन की स्मिशिंग के ऑप्शन डी है कैट फिशिंग। तो इसे क्या बोलते हैं बताइए? अब छवियों यानी यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, छवि मतलब क्या होता है यहाँ से, यानी इमेज फिशिंग। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इमेज फिशिंग। चलिए, अगला। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? अब इसमें बताना है कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, गूगल। तो इसमें से कौन सा सोशल मीडिया नहीं है? यानी गूगल जो है ये सर्च इंजन है हमारा। ऑप्शन डी, गूगल। अब BRI का फुल फॉर्म बताना है। अगला क्वेश्चन है, BRI का पूरा नाम क्या है? बेल्ट ऑफ रोल पहल, बेल्ट ऑफ संसाधन पहल, बेल्ट ऑफ रिपब्लिक उद्योग। ऑप्शन डी है बुनियाद और सड़क पहल। तो यानी BRI का फुल फॉर्म है बेल्ट ऑफ रोल पहल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेल्ट ऑफ रोल पहल। एक मिनट दोस्तों, देखिए, अब हमारा है, यानी इसके बारे में है, BRI का पूर्ण रूप बेल्ट ऑफ रोल पहल है। बेल्ट एंड रोल पहल 2013 में चीनी सरकार द्वारा अपनाई गई एक वैश्विक विकास रणनीति है। इसके उद्देश्य क्षेत्रीय जो है संपर्क को बढ़ावा तथा एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच बुनियादी ढांचों का निर्माण और व्यापार के संबंधों को व्यापक बनाकर उज्ज्वल आर्थिक भविष्य को अपनाना है। BRI में 2 प्रमुख घटक शामिल हैं, सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट और 11वीं सदी के समुद्री सिल्क रोड है। इस पहल को अक्सर चीन द्वारा वैश्विक मंच पर अपना प्रभाव स्थापित करने के आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके के रूप में देखा जाता है। चलिए, अगला, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अनुसंधान विधियों, उत्तरदाताओं और प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच को पूछताछ करने की सहायता करती है, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित, कार्यात्मक, मात्रात्मक कि गुणात्मक? ऑप्शन डी है गुणात्मक। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं को प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनके गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने की जो सहायता करती है उसे हम कहते हैं गुणात्मक, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा गुणात्मक। तो ये रहा पूरा क्वेश्चन आज का। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको ये। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। आज का क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे तो इकोनॉमिक्स, यानी ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के डायरेक्ट नहीं पूछा है, कुछ क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट लेकिन घुमा के पूछा है, इसलिए हमें पूरा इसको अच्छे से कवर करना है। आपको आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।